दोस्तों, बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश एम्पायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बैटल मानी जाती है, क्योंकि यहीं से ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की भारत में शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बैटल के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ये मेरे बैटल सीरीज ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया का दूसरा वीडियो है। इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में हमने एंग्लो मुगल वॉर के बारे में जाना था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बैटल ऑफ प्लासी को एंग्लो बंगाल वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि ये उस वक्त के सबसे बड़े प्रोविंस बंगाल में लड़ा गया था। यह बैटल मुख्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल के बीच लड़ी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल की तरफ से थे नवाब सिराज उद दौला। बैटल ऑफ प्लासी को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा और उसके लिए हमें बंगाल का बैकग्राउंड समझना होगा। दोस्तों, मुगल बादशाह औरंगजेब से लेकर फारूक सियार तक बंगाल मुगलों का सबसे बड़ा सब डिवीजन हुआ करता था। इसे बंगाल का सूबा कहा जाता था। फारूक सियार के जाते के साथ ही मुगलों की इस रीजन पर अपनी पकड़ धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देती है। ऐसे में बंगाल के सूबेदार मुर्शिद कुली खान बंगाल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर देते हैं और खुद को नवाबे बंगाल के खिताब से नवाजते हैं। अब वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के एक इंडिपेंडेंट नवाब यानी राजा थे। दिल्ली में जैसे जैसे मुगलों की ताकत कम होती जा रही थी, वैसे वैसे दक्कन में मराठाओं का प्रोविंस बढ़ रहा था। फ्रॉम 1741 से लेकर 1751 तक मराठाओं ने राघोजी भोसले के अंडर बंगाल को 6 बार इन्वेड किया। मराठाओं के बार बार होने वाले इस हमले की वजह से उस वक्त के बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठाओं के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी के मुताबिक बंगाल मराठाओं को 1.2 मिलियन एनुअली एज अ चौथ की रकम देगा। चौथ का मतलब होता है टैक्स। यह एक सिक्योरिटी अमाउंट था जो बंगाल ने अपनी रक्षा हेतु मराठाओं को दिया था। इस रकम के बदले अब मराठा बंगाल पर हमला नहीं कर सकते थे। एक तरफ बंगाल के लिए मराठाओं का मामला ठंडा हो रहा था, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत भारत में बढ़ रही थी, लेकिन अभी भी ये एज अ ट्रेडिंग कंपनी काम कर रहे थे। उस वक्त कंपनी के भारत में मुख्य 3 स्टेशन हुआ करते थे। एक था फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, दूसरा था फोर्ट विलियम्स इन कलकत्ता और तीसरा था बॉम्बे कैसल। ये तीनों स्टेशंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसीज थी, जो सीधे तौर पर इंग्लैंड काउंसिल से ऑपरेट हो रही थी। कंपनी की सिक्योरिटी के लिए उनकी खुद की आर्मी भी हुआ करती थी। कंपनी ने भारत के छोटे मोटे नवाबों के साथ एक अलाइड पॉलिसी अपनाई हुई थी, जिसके तहत वे स्टेट में होने वाले छोटे मोटे रिबेल से उन्हें बचाया करते थे। साथ ही साथ वे मॉडर्न वेपन्स जैसे कि गन्स, आर्टिलरीज को सप्लाई किया करते थे। इस मेहरबानी के चलते ये नवाब कंपनी को ट्रेडिंग में कंसेशन दिया करते थे। 18वीं सेंचुरी आते आते भारत में 3 मेन फॉरेन कंपनीज ट्रेड कर रही थी: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे में एक और प्लेयर भारत की सरजमी पर उतर जाता है। नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। उस वक्त के फ्रांस के राजा लुईस द 16 के नेतृत्व में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में अपना ट्रेडिंग एम्पायर स्टैब्लिश कर रही थी। इनके भारत में 2 इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हुआ करते थे। एक था चंदेल नगर बंगाल और दूसरा था पौंडीचेरी।
फ्रांसीसी भारत में भले ही लेट आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रिटिशर्स से भी आगे बढ़कर अपना ट्रेडिंग एम्पायर मजबूत किया था। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई पीछे से आकर आपका दादा बनने की कोशिश करेगा तो गुस्सा तो आएगा ही। लिहाजा ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में यहां पर 3 वॉर्स लड़ी जाती है, जिसे इतिहास में 3 कैरोटिक्स वॉर्स कहा जाता है। इन बैटल्स के चलते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पौंडुचेरी वाला हिस्सा खा लिया, मगर अभी भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया की बंगाल के चंदेर नगर की पकड़ मजबूत थी। चलिए अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच चल रहे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि मुगलों के बादशाह फारूक सियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन दे दी थी। साथ ही साथ उसने कंपनी के किसी भी सामान पर टैक्स न लगाए जाने की हिदायत भी दे दी थी। और एक बात, उन्होंने कंपनी को दस्तक इशू करने की परमिशन भी दे डाली थी। दस्तक का मतलब होता है पास। इसे आप गेट पास की मदद से समझ सकते हैं। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी मदद से कोई भी सामान या तो इन हो सकता है या फिर आउट हो सकता है। इन सभी राइट्स के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स करप्ट हो चले थे। वो साइड बाय साइड पर्सनल चीजों को भी कंपनी के सामानों के साथ ट्रेड कर रहे थे। मान के चलिए, अगर कोई ऑफिसर 10 जहाज कंपनी के नाम से ले जा रहा है तो रियल में 9 जहाज ही कंपनी के नाम पे हुआ करते थे, बाकी बचा एक जहाज उसका पर्सनल था। इन करप्शन के चलते ब्रिटिश ऑफिसर्स बेहद अमीर होते जा रहे थे। कंपनी के ऑफिसर्स के इन करप्ट नीतियों की वजह से बंगाल के इंडिपेंडेंस के बाद वहां के नवाबों ने और खास करके नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनीज के इन ऑफिसर्स पर अपना लगाम कसना शुरू कर दिया। उन्होंने उन सारे टैक्सेस को कंपनी के लिए फिर से शुरू कर दिया जो किसी भी फॉरेन कंपनीज को यहां ट्रेड करने के लिए देने पड़ते थे। साथ ही साथ उन्हें मिला ये दस्तक राइट्स भी छीन लिया गया। ऐसे में कंपनी के ऑफिसर्स बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला पर आग बबूले हो जाते हैं। उन ब्रिटिश ऑफिसर्स के मुताबिक उन्हें ये राइट्स मुगल बादशाह ने दिए हुए हैं, तो तुम नवाब होते कौन हो उनसे ये राइट्स छीनने वाले। इस पर नवाब सिराजुद्दौला कहते हैं कि भैया हम खुद ही मुगलों को एक्सेप्ट नहीं करते, हम यहाँ के नवाब हैं और अगर आपको यहाँ ट्रेड करना है तो हमारे कायदे कानून को अपनाना होगा, वरना बैग बांधो और चलते बनो। नवाब सिराजुद्दौला की इन आर या पार बातों से ब्रिटिश ऑफिसर्स गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें सिराज उद्दौला नाम का यह कांटा बहुत चुभ रहा था और उसे निकालना कंपनी के लिए बेहद जरूरी हो चला था। लिहाजा कंपनी ने कलकत्ता में के अपने फोर्ट विलियम पर आर्मी बढ़ाना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये मिलिट्री फोर्टिफिकेशन को देखते हुए सिराज उद्दौला को भी गुस्सा आ जाता है। भाई आप तो यहाँ ट्रेडिंग के लिए आए थे, मगर आप अपनी मिलिट्री क्यों बढ़ा रहे हो? ये सवाल बार बार सिराज ब्रिटिशर से पूछ रहे थे, मगर ब्रिटिशर्स ये कहकर अपनी बात टाल देते कि वो अपनी मिलिट्री का फोर्टिफिकेशन मराठाओं से बचने के लिए कर रहा था। मगर सिराजुद्दौला इतने भी बेवकूफ नहीं थे, उन्हें यह पता चल रहा था कि ये सब मेरे लिए ही हो रहा है। लिहाजा उन्होंने अपने चंद सैनिक की टुकड़ी के साथ कलकत्ता पर हमला बोल दिया। इस अचानक होने वाले हमले के लिए ब्रिटिश आर्मी पूरी तरह से तैयार नहीं थी, लिहाजा वो सिराज की फौज से हार जाती है। सिराज इस फोर्ट को पूरी तरह से लूट वापस अपने कैपिटल चले जाते हैं। यह एक इंसिडेंस होता है जिसे ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से इतिहास में जाना जाता है। वो हुआ यूं कि जब सिराज के ट्रूप्स ने किले पर हमला कर किला अपने कब्जे में ले लिया, तब उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के 146 सोल्जर्स को एक छोटे से कमरे में बंद किया था। यह कमरा इतना छोटा था कि मुश्किल से 10 लोग इसमें समा सकते थे, मगर यहां तो पूरे 146 थे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि उन लोगों का वहां क्या हाल हुआ होगा। उन्हें वहां हिलना तो दूर, मगर सांस लेने को तक जगह नहीं थी। जब दूसरे दिन इस कमरे का दरवाजा खोला गया तो 146 में से सिर्फ 23 लोग बचे हुए थे। वो बचे हुए लोग भी अधमरी अवस्था में थे। इन 146 सोल्जर्स में से 123 सोल्जर्स ने अपनी जान बस दम घुटने से गंवाई थी। कलकत्ता में हुए इस ब्लैक होल ट्रेजेडी को ब्रिटिश अखबारों में बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया।
लिहाजा सारे ब्रिटिशर्स ने और खास करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस इंसिडेंस को बहुत ही पर्सनली लिया। उनके हिसाब से अभी पानी सर के ऊपर से जा चुका था। अब उन्हें किसी भी तरह से नवाब सिराज उद्दौला को अपने रास्ते से हटाना था। ब्लैक होल इंसिडेंस जून 1756 में हुआ था, जिसके एक साल बाद ही यानी 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी जाती है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अंग्रेजों को कितनी जल्दी हो गई थी नवाब को गद्दी से हटाने की। खैर, विलियम फोर्ट पर हुए इस बैटल के चलते ये पूरा किला अब नवाब सिराज उद्दौला के अंडर आ गया था। सबसे पहले इसे रिकैप्चर करना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक जरूरी मसला बन गया था। ऐसे में रॉबर्ट क्लाइव और चार्ल्स वॉटसन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश ट्रूप्स को विलियम फोर्ट को फिर से रिकैप्चर करने के लिए भेजा जाता है। जब वो फोर्ट को रिकैप्चर करने के लिए वहां पहुंचे तब सिराज उस किले में मौजूद नहीं थे। वे यहां अपनी कुछ चंद सिपाहियों की टुकड़ियों को छोड़कर वापस अपने राजधानी चले गए थे। लिहाजा रॉबर्ट क्लाइव को इस किले को फिर से रिकैप्चर करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। एक सस्ती लड़ाई के चलते जनवरी 1571 को यह फोर्ट विलियम किला क्लाइव फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर लाते हैं। लेकिन क्लाइव अब एकदम से चौकन्ना हो चला था। उसे इस बात का यकीन था कि सिराज उद्दौला फिर से इस किले पर हमला करने के लिए आएंगे, और ऐसा ही हुआ। क्लेव द्वारा कलकत्ता के फोर्ट को वापस रिकैप्चर होने की खबर सुनते ही सिराज उद्दौला अपनी लाखों की आर्मी के साथ कलकत्ता फोर्ट आ जाते हैं। मगर अब ब्रिटिश आर्मी क्लाइव और उसकी फोर्सेस की आ जाने की वजह से पहले से भी ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग हो चली थी। वो सिराज के अब किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार थी। लिहाजा सिराज और क्लेव के बीच हुए इस लड़ाई में सिराज की सेना बुरी तरह से पिट जाती है। अपनी हुई इस हार के चलते सिराज उद्दौला फरवरी 1757 को क्लेव के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसे ट्रीटी ऑफ अलीनगर कहा जाता है। यह एक पीस ट्रीटी थी। इसे ट्रीटी ऑफ अलीनगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कलकत्ता को सिराज उद्दौला अलीनगर कहा करते थे, मगर यह नाम केवल उनके तक ही सीमित था। आगे चलकर इसे ज्यादा यूज में नहीं लाया गया। कलकत्ता से कोलकाता हो गया और आज भी हम इसे कोलकाता के नाम से ही जानते हैं। मगर इतिहास में इस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ कोलकाता नहीं बल्कि ट्रीटी ऑफ अलीनगर के नाम से ही जाना जाता है। खैर, इस ट्रीटी ऑफ अलीनगर के चलते ब्रिटिशर्स को वे सारे ट्रेडिंग राइट्स फिर से वापस मिल जाते हैं जो उन्हें पहले से मिल रहे थे। इस पीस ट्रीटी के बाद रॉबर्ट क्लाइव अपना ध्यान फ्रेंच की तरफ केंद्रित करता है। उसके हिसाब से वो फ्रेंच ही थे जो बार बार सिराज उद्दौला को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भड़का रहे थे। ये बात बिल्कुल सच भी थी। फ्रेंच वाकई में नवाब के सपोर्टर्स हुआ करते थे। लिहाजा अगर नवाब को खत्म करना है तो सबसे पहले फ्रेंचों को रास्ते से हटाना रॉबर्ट क्लाइव के लिए सबसे जरूरी काम था। फ्रेंच बटालियन कलकत्ता से नॉर्थ की तरफ चंदेर नागौर में बसी हुई थी। चंदेर नागौर ही उनका बंगाल रीजन का एक बेस हुआ करता था। यहां उनकी कई फैक्ट्रीज भी थी। सबसे पहले क्लाइव ने इन फैक्ट्रीज को अपना निशाना बनाकर चंदेर नगर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। साथ ही साथ उसने इस बात का भी ख्याल रखा कि कहीं सिराज उद्दौला फ्रेंच की मदद करने ना जाए, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। सिराज उद्दौला को अब अंग्रेजों की ताकत से डर लगने लगा था, और वैसे भी वो किसी और की लड़ाई में खुद का नुकसान नहीं करवाना चाहते थे। मगर शायद सिराज उद्दौला की यही सबसे बड़ी गलती थी। ब्रिटिश आर्मी द्वारा चंदेर नगर पर हुए इस हमले की वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में का प्रेजेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। रॉबर्ट क्लाइव का यह हमला इतना जोरदार था कि रातों रात चंदेर नगर आग की लपटों में समा जाता है। इस हमले की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकाल फेंका था। वहीं दूसरी ओर नवाब सिराज उद्दौला ने अपना सबसे बड़ा सपोर्टर और दोस्त खो दिया था। खैर, फ्रेंचों को रास्ते से हटाने के बाद रॉबर्ट क्लाइव अपनी आखिरी चाल चलने के लिए तैयार था, और वो थी सिराज उद्दौला को हराकर सारे बंगाल सूबे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर लाना। अब आप कहेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्लाइव आखिर चाहता क्या है? क्या वो बंगाल का नवाब बनना चाहता था? नहीं,
ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्लाइव की ये कभी चाह नहीं थी कि वो बंगाल का नवाब बने। उसे बस बंगाल में शांति से ट्रेड करना था और उसके लिए उसे चाहिए था एक ऐसा कठपुतली नवाब जो बस उसके इशारों पर नाचे। यहां तक हम समझ सकते हैं कि कंपनी अभी भी इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। क्लाइव को बंगाल के नवाबों की पावर्स को कम करना था और यह तब मुमकिन था जब वो अपने ही किसी विश्वासु आदमी को गद्दी पर बिठाए। लिहाजा क्लाइव को सिराज उद्दौला की उन दरारों को खोजना था जो उसका काम आसान कर सके। सिराज उद्दौला थोड़े गुस्सैलू किस्म के इंसान हुआ करते थे और इतिहास गवाह है, गुस्सा आदमी को तबाह कर देता है, साथ ही साथ वो आपके कई दुश्मन भी खड़े करता है। लिहाजा सिराज के कुछ दरबारी भी उनके इस गुस्सेले स्वभाव के वजह से उनसे नाराज चल रहे थे। इनमें सबसे पहला नाम आता है मीर जाफर का। मीर जाफर सिराज उद्दौला की फौज का मिलिट्री कमांडर हुआ करता था, जो हमेशा से नवाब की गद्दी की आस लगाए बैठा हुआ था। बस उसे जरूरत थी एक ऐसे मौके की जो उसका यह सपना पल भर में पूरा कर सके। ऐसे में मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव की सीक्रेट मीटिंग्स होने लगती है। दोनों भी एक दूसरे के लिए जरूरी इंसान थे। एक को नवाब को गद्दी पर से हटाना था तो दूसरे को खुद नवाब बनना था। रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को अगला नवाब बनाने का वादा करता है, साथ ही साथ उसके स्टेट को ईस्ट इंडिया कंपनी की सुरक्षा देने का भी वादा करता है। मीर जाफर को और क्या चाहिए था, वो झट से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। उस सत्ता के भूखे इंसान को कहाँ पता था कि वो एक महज कठपुतली वाला नवाब बनने जा रहा है। जाफर को इस बात का ध्यान कभी नहीं आया कि क्लाइव उसे नवाब बनाने जा रहा है तो कल को वो उसे हटाकर किसी और को भी नवाब बना सकता था। मगर सावन के अंधे को यह बात कहाँ पता चलने वाली थी। यार, रॉबर्ट क्लाइव तो आधी बैटल जीत चुका था, आधी उसको मैदान जंग में जीतनी थी। अब अगर दुश्मन की सेना का कमांडर ही आपके हाथों में हो तो डर किस बात का। ऐसे में रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना ले सिराज उद्दौला पर कूच करता है। जब सिराज को यह बात पता चले कि रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना ले मुर्शिदाबाद आ रहा है तो सिराज ने भी देर ना करते हुए अपनी सेना के साथ रॉबर्ट क्लाइव की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। दोनों की मुलाकात कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बीच स्थित एक शहर पलाशी में होती है। इस शहर का नाम पलाशी था, मगर अंग्रेज इसे ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, लिहाजा वो इसे प्लासी कहा करते। लिहाजा इस बैटल को भी बैटल ऑफ प्लासी के नाम से ही जाना जाता है। यह बैटल 23 जून 1757 को लड़ी गई थी। हालांकि इसे बैटल कम कॉन्स्पिरेंसी कहना ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि जैसे ही सिराज उद्दौला ने हमले के लिए अपनी सेना को ऑर्डर्स दिए, वैसे ही उनकी वो सेना मीर जाफर के हुक्म से रॉबर्ट क्लाइव की ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में शामिल हो जाती है। यह नजारा सिराज उद्दौला के लिए वाकई में दिल दहला देने वाला था। और हो भी क्यों ना, अगर आपके आंखों के सामने आपकी सेना दुश्मन की सेना में शामिल हो जाती है तो 440 वोल्ट का झटका तो लगेगा ही। नवाब सिराज उद्दौला भी इसी हालत से गुजर रहे थे। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने बैटल ग्राउंड छोड़ भागने की कोशिश की, मगर मीर जाफर ने उनका पीछा कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बस इसी घटना को ब्रिटिश इंपेरियलिज्म की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि पहली बार भारत की सरजमी पर ब्रिटिशर्स द्वारा किसी सिटिंग नवाब को मारा गया था। इस बैटल के बाद मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुए डील्स के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है, जहां क्लाइव खुद को बंगाल का गवर्नर घोषित करता है। बैटल के चलते क्लाइव बंगाल के खजाने से 2 करोड़ से भी ज्यादा रकम खजाने के तौर पर लेता है। अब तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया बंगाल सूबे की मालिक बन चुकी थी, लिहाजा वो अब कुछ भी कर सकती थी। अब चाहे वो पर्सनल ट्रेड हो या फिर कंपनी का ट्रेड, सारा काम खुलेआम हो रहा था। लिहाजा ब्रिटिश ऑफिसर्स के मन में नवाबों को लेकर जो थोड़ा बहुत डर था वो भी चला गया था। अभी ऑफिसर्स खुलेआम ट्रेडिंग के नाम पर लूट मचा रहे थे। इसका जीता जागता उदाहरण खुद रॉबर्ट क्लाइव है। जब रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हुआ था तब वो एक छोटा सा सिपाही था। जब 1760 में वो रिटायर्ड होकर इंग्लैंड चला जाता है तो लिटरली वो वहां की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी की सीट खरीद लेता है। ऐसा कहा जाता है कि उसने
7 जहाज भरकर कीमती सामान इंग्लैंड लाया था, जो पूरी तरह से पर्सनल था। ये तो बस एक ऑफिसर की बात थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ऐसे हजारों ऑफिसर्स थे जो क्लाइव के नक्शे कदम पर चल रहे थे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को किस तरह से लूट रही थी। मीर जाफर की इस बचकाना हरकत की वजह से कंपनी को भारत में अपने पैर और भी मजबूत करने का मौका मिल गया था। तो दोस्तों, आपकी इस बैटल ऑफ प्लासी के बारे में क्या राय है? आप इस बैटल में किसे सबसे ज्यादा कसूरवार मानते हैं? मीर जाफर को, जिसने सत्ता की लालच में अपने ही नवाब से बगावत की थी, या फिर खुद सिराज उद्दौला को, जो अपने सरदारों को वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाया जिसके वो हकदार हुआ करते थे? साथ ही साथ वो अपनी दोस्त फ्रेंच की मदद करने के लिए भी नहीं गए, जो इस बैटल ऑफ प्लासी में उनका सबसे बड़ा सपोर्टर हो सकता था। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगले वीडियो में हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जानेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कंटिन्यूस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।